Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, Quill Quest. The topic which we are going to study today is the emergence of linguistics in 20th century. Before it, we have already studied the history of language studies, in which we studied different traditions like Arabic, Hebrew, Greek tradition, Old Babylonian tradition, and Hindu traditions, in which language was studied from different perspectives. I have given the link to the video that has already been there in my on my channel. And that was basically till 16th to 17th century how language was studied, and from 17th 18th century onward how linguistics emerged as a specific discipline. This presentation deals with the 19th 20th centuries development of linguistics. You know me, I am Dr. Sadia Malik from Department of English, Bahauddin Zikri University, Multan. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हमारे पास नजर आता है, दैट इज बेसिकली लियोनार्ड ब्लूमफील्ड. ठीक है, ही इज बेसिकली एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी है. तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो कि हमें लैंग्वेज के ऊपर नजर आता है. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लिंग्विस्टिक्स इन 20th सेंचुरी. तो उसमें हम पिछले प्रेजेंटेशंस में जैसे आपने देखा कि हमने हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा, सर विलियम जोन्स का कंट्रीब्यूशन क्या था, फिर फर्डिनेंड डी सोसियो के हवाले से व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ introducing structural approach towards the analysis of language and जनरल लिंग्विस्टिक्स. अब तीसरा हम जब देख रहे हैं तो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स की थॉट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है. At that time, American anthropologists who were concerned with recording the culture and languages of the native Indian tribes, which were disappearing quickly because of the dominance of white race in America. You know, अमेरिका के अंदर जो बुनियादी तौर पर जो उनके एबोरिजिनल लोग थे जो शुरू में वहाँ के रहते थे, वो रेड इंडियंस थे, कबीले थे वो. और आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर वाइट रेसेस डेवलप होना शुरू हुई तो वो रेड इंडियंस का कल्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी द कल्चर ऑफ एनी प्लेस, और लैंग्वेज जो है वो किसी भी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ से बड़ा कंसर्न थे कि वो जो लोग आहिस्ता आहिस्ता कबीले ख़त्म हो रहे हैं तो उनकी लैंग्वेजेस का रिकॉर्ड भी होना चाहिए और उनके कल्चर का रिकॉर्ड भी होना चाहिए. और एक रेस, वाइट रेस जो उनको डोमिनेट कर रही है, तो उसके नतीजे में वो जो ब्लैक पीपल थे या वो जो रेड इंडियंस थे जो कि अफ्रीकन ट्राइब से बिलोंग करते थे ज़्यादातर, तो उनकी नस्लों का कोई ना कोई रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए. So in that pursuit, in 1933, the linguist Leonard Bloomfield, he published a book called Language, in which he proposed a methodology for the description of any language, which became known as descriptive linguistics or structuralism. फर्डिनेंड डिसोसियो के बाद जो दूसरा बंदा जिसने स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस के ऊपर फोकस किया, दैट वाज लियोनार्ड ब्लूमफील्ड. और इसने भी यही कहा कि किसी भी लैंग्वेज को हमें डिस्क्राइब करना कैसे चाहिए, और इस अप्रोच को फिर स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जाना गया. Bloomfield asserted that the task of linguists was to collect data from native speakers of a language and then to analyze it by studying the phonological and syntactic patterns. उसने असर्ट यही किया कि असल में जो डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए वो जब भी आप किसी लैंग्वेज को स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज स्टडी करने का जो सोर्स होगा वो किसी भी ज़बान के नेटिव स्पीकर्स होंगे. वो नेटिव स्पीकर्स जिस तरह बोलते हैं, और हर लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर का जो कमांड होता है उसको कोई दूसरा लैंग्वेज का जो स्पीकर होता है वो चैलेंज नहीं कर सकता. अब इंग्लिश हम बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं. वी बिलोंग टू अ वेराइटी, और हमारी वेराइटी जो है वो आउटर सर्कल से बिलोंग करती है. हम इसलिए जो फर्स्ट लैंग्वेज इनकी है जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सारी कंट्रीज इनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं. तो इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है. तो अब जो उनका कमांड इंग्लिश लैंग्वेज का है वो ज़ाहिर है हमारा उस तरह का हो ही नहीं सकता. सेकंड चीज़, अगर हमारी लैंग्वेज जैसे उर्दू है तो कोई अंग्रेज़ अगर सीख भी लेगा उर्दू, तो या कोई चाइनीज़ जो है वो उर्दू सीख लेगा तो भी उसका कमांड हमारे लेवल के बराबर नहीं हो सकता. तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि लैंग्वेज जब भी आपने स्टडी करनी है तो यू हैव टू स्टडी अ नेटिव स्पीकर, नॉट अ नॉन नेटिव स्पीकर. दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कही कि आप कैसे एनालाइज करेंगे, आप फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिंटैक्टिक पैटर्न्स
को स्टडी करेंगे एंड देन यू कैन एनालाइज द लैंग्वेज. फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स द साउंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. जो नेटिव स्पीकर प्रोड्यूस कर रहा है वो उस लैंग्वेज की साउंड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है. एंड देन द syntactic patterns. Syntactic patterns are basically the grammatical structures that are used by the native speaker. अब sometime एक native speaker भी गलत ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज कर लेता है बट दैट कैरीज अ वेटेज. वो मीनिंग कम्युनिकेट करता है उसके थ्रू, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है. तो इस चीज को उन्होंने ये कहा कि हमें प्रिस्क्रिप्टिव होने की बजाय डिस्क्रिप्टिव लेवल पर जाना चाहिए. प्रिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें हम किसी भी अप्रोच को सही या गलत कहते हैं. तो व्हाट दे डिड, ब्लूमफील्ड ने भी ये कहा कि हमें प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच से निकलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 19th सेंचुरी तक लैंग्वेज को स्टडी किया जा रहा था या लैंग्वेज का एनालिसिस किया जा रहा था उसमें फोकस ये था कि व्हाट इज राइट इन अ लैंग्वेज एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ लैंग्वेज. अब जो 20th सेंचुरी है दैट इज मोर ओपन, और उन्होंने कहा कि हमें सही या गलत से निकल के हमें ये देखना है कि लोग नेटिव स्पीकर्स वो लैंग्वेज यूज कैसे करते हैं. हो सकता है उसमें कुछ गलत चीजें भी हों, बट बिकॉज दे कन्वे द मीनिंग वी नीड टू डिस्क्राइब देम एज वेल एंड एक्सेप्ट देम, not if not as a legitimate but at least something that conveys the meaning. अब यहाँ से आप उसकी देखिए, ये जो बुक है उसके लैंग्वेज के नाम से आप देख सकते हैं, ये इस बुक का टाइटल है जहाँ पर वो उसने अपनी फाइंडिंग स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स लैंग्वेज को जो है वो प्रेजेंट किया है. ब्लूमफील्ड की जो थ्योरी है उसमें अगर आप देखिए तो ब्लूमफील्ड आर्ग्यूड दैट वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज इन विच आइटम्स आर ऑर्डर्ड इन अ लैंग्वेज इज इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. उसने ये कहा था कि लैंग्वेज जो है वो उसमें हम ये देखते हैं कि अ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो चीज़ें होती हैं जिस जो कि कोई चीज़ बना रही होती हैं, वो एलिमेंट्स किसी चीज़ को बनाते हैं. एनी सेंटेंस कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट constituents which in its turn can be analyzed into further constituent. The sentence is dominated by a hierarchical relationship of constituents. The hierarchical relationship is represented in the form of a ट्री डायग्राम. उसने लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखा एंड ही सेड कि लैंग्वेज जो है कुछ यूनिट्स से मिलके बनी हुई होती है, कुछ यूनिट्स बड़े होते हैं. ये जैसे सेंटेंस एक बहुत बड़ा यूनिट है, उस सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे. सब्जेक्ट किससे मिलके बना हुआ है? नाउन फ्रेज से मिलके बना हुआ है. वर्ब वर्ब फ्रेज से मिलके बनी हुई है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अगेन नाउन फ्रेज से मिलके बना हुआ है. अब नाउन फ्रेज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यू से अ बॉय, अ बिग बॉय विद बियर्ड. तो अब ये देखिए कि ये सब्जेक्ट ही है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ वर्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं वो फ्रेज बड़ी होती जा रही है. उसमें एक नाउन तो एग्जिस्ट कर रहा है बॉय, लेकिन उस नाउन के बारे में हम मजीद डिटेल दे रहे हैं. एक में हमने आर्टिकल लगाया हुआ है अ बॉय, दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो उसके अंदर अब बिग बॉय है तो बिग के लिए एडजेक्टिव यूज हो गया है, लेकिन वो उसी नाउन फ्रेज का हिस्सा है. अब द बिग बॉय विद अ बियर्ड है अगर, तो विद अ बियर्ड एक प्रपोजिशनल फ्रेज हमने उस बॉय की डिस्क्रिप्शन के लिए ऐड की है. सो दिस इज हाउ द सेंटेंसेस. और अब नाउन फ्रेज की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिसमें एक आर्टिकल भी हो सकता है, उसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसमें एक पूरी प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है. इसी तरह से वर्ब को अगर हम देखें तो वर्ब एक सिंगल वर्ड भी होता है, वर्ब ज्यादा भी होते हैं, जैसे प्लेज, has been playing, या is being played. अब ये जो is being है ये auxiliary verb है, या has been auxiliaries हैं, और playing हमारे पास main verb है. ये पूरी verb phrase के तौर पे काम कर रहे हैं. तो verb जो verb है उसकी constituent या verb phrase की constituent helping verb भी होता है और main verb भी होता है. अगर हम इसी तरह से object की जगह पर चले जाएं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें अगर हम देखेंगे अ बिग बॉय विद अ बियर्ड हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट मैच. तो अब द क्रिकेट मैच जो एंड में आ रहा है वो हमारे पास एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है. तो वहां पर भी हमारे पास तीन वर्ड्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक पूरी वर्ब फ्रेज को, और इस सारे रिलेशनशिप को हम एक डायग्राम की फॉर्म में भी रिलेट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाती हूँ. The descriptive linguistics of Bloomfield provided a powerful means of analyzing the surface structure of language, but it ignored two important aspects. First, it was not interested in meaning or semantics. अब इसके फ्लॉज क्या थे इस डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के, कि इसके अंदर हमें क्या नजर आता है कि ये सरफेस स्ट्रक्चर यानी जो बज़ाहिर हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसके ऊपर तो फोकस करती है लैंग्वेज, लेकिन ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के कि मीनिंग्स क्या होंगे या मीनिंग्स कैसे डेवलप होते हैं, ये उनको स्टडी
नहीं कर रही थी, ये सिर्फ ग्रामर के ऊपर, ये जो एक मेन हमारा फोकस होता है उसी के ऊपर इसका फोकस था। सेकेंड, it worked with the strong belief that description alone was sufficient for arriving at a set of language rules, कि हम सिर्फ लैंग्वेज रूल्स अगर एक क्या सेट बना लें तो भी हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन बाद वाली जो थॉट थी, द मैटर दैट प्रूव्ड इट फेलियर लेटर्स ऑन, कि डिस्क्रिप्शन सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन देना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लेवल पर तो हमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अपेरेंटली ठीक लग रही हों, लेकिन जब हम उसको मीनिंग के लेवल पर जाकर देखते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन के लेवल पर जाकर देखते हैं तो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत भी होने लगती हैं। दैट वाज हाउ ये दो फ्लॉज थे स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स के या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के, जो बाद में दूसरे लिंग्विस्ट ने पॉइंट आउट भी किए, दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट ने पॉइंट आउट किया, और उसके नतीजे में नई नई अप्रोचेस भी वजूद में आई। ओके, यू कैन सी कि यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। अगर आप पहली को देखिए, जो कि हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। अगर आप अब इसको सेंटेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक है। यानी इसके अंदर आप ये देखिए, कलरलेस ग्रीन आइडियाज ये हमारे पास सब्जेक्ट है, स्लीप जो है हमारे पास वर्ब है, और फ्यूरियसली एक एडवर्ब है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद भी हो। तो ग्रामेटिकली ये जुमला बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव से या डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखेंगे तो इट वुड बी, एवरीथिंग वुड बी फाइन। क्योंकि अब इसमें आप ये देखिए कि ये नाउन है आइडियाज, और उससे पहले हमारे पास कलरलेस भी एक एडजेक्टिव है और ग्रीन भी एडजेक्टिव है, तो इनकी तरतीब भी बिल्कुल ठीक है। अब बज़ाहिर तो ये जुमला देखने में ठीक है, लेकिन इसकी सिमेंटिक्स गलत है। सिमेंटिकली हम एक इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आइडियाज जो हैं वो ग्रीन नहीं हो सकते। आइडियाज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई कलर नहीं होता। और अब अगर आप ये देखिए कि जो कलरलेस और ग्रीन का भी आपस में रिलेशनशिप है, जो चीज़ कलरलेस होगी वो ग्रीन कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ऑपोजिट्स और गलत जो फलेसीज हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। फिर आइडियाज क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हैं तो वो सो नहीं सकते, और अगर कोई चीज सो रही होगी तो फिर वो फ्यूरियसली कैसे हमें फील हो रही होगी या फ्यूरियसली कैसे नजर आ रही होगी। तो दिस आर द थिंग्स जिसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कुछ लेवल पर तो हमें एनालिसिस सही करके दे देती है, लेकिन उससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सिमेंटिक्स या किसी जुमले का मीनिंग अंडरस्टैंड करना भी कितना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अदरवाइज अगर वो मीनिंग ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या वो गलत डिस्क्रिप्शन जो है, अब डिस्क्रिप्शन ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन उसकी गलत आ रही है या उसकी सिमेंटिक्स गलत है, तो वहां पर लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन जो है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। नीचे आप ये देखिए, ये एक ट्री डायग्राम है, ये एक सेंटेंस है, ओल्ड मैन विद अ कार चेज द बॉय। इसमें अब आप ये देखिए कि ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नाउन फ्रेज एंड अ प्रेडिकेट फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ आता है वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। इसी तरह से आप ये देखिए, जब हम सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं तो उसमें है एनपी, एनपी स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज। उस नाउन फ्रेज के अंदर एक और नाउन फ्रेज है और फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। एन ओल्ड मैन, एन आर्टिकल है, आर्टिकल डिटर्मिनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और मैन जो है वो बेसिकली हमारे पास नाउन है। सो नाउन फ्रेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन है। फिर डिटर्मिनर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आर्टिकल है। अगर यहाँ पर दिस होता तो जाहिर है वो डिटर्मिनर तो होता, लेकिन वो आर्टिकल ना होता। इसी तरह से अगर आप प्रपोजिशनल फ्रेज में जाएं तो प्रपोजिशन से एक फ्रेज स्टार्ट हो रही है विद के साथ, अ कार, प्रपोजिशन के बाद एक नाउन फ्रेज आ रही है, उस नाउन फ्रेज के अंदर अगेन एक आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनर से डिनोट हुआ हुआ है, और कार जो है वो हमारे पास मेजर नाउन है। तो ये सारे, यानी आप देखिए कि एक ट्री की फॉर्म में छोटे यूनिट बड़े यूनिट को बना रहा है और एक बड़ा यूनिट अपने से बड़े यूनिट को बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आईसी एनालिसिस और इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। वर्ब के अंदर अगर हम देखें, वर्ब है ये, वर्ब में जो टेंस है वो हमें पास्ट पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ चेज्ड था तो ईडी जो है बेसिकली वो आपका पास्ट टेंस को शो करता है। चेज आपके पास मेन वर्ब है, इसके साथ जो ईडी लगा हुआ था वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, और नाउन फ्रेज उसके बाद एक और आ रहा है, द बॉय में द आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनर की एक फॉर्म है, और फिर बॉय हमारे पास मेन नाउन है। सो इस तरह से स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के अंदर अगर हम देखें तो
स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब ट्री डायग्राम की फॉर्म में या इमेज एंड कॉन्स्टेंट की फॉर्म में करते हैं कि ये हर जो यूनिट है या हर जो लैंग्वेज का पार्ट है वो अपने कौन सी एलिमेंट से मिलकर बना है, और उसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, कि सेंटेंस से एक सबसे बड़ा यूनिट है, सेंटेंस नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट फ्रेज से मिलकर बनते हैं, नाउन फ्रेज फिर फर्दर एक और नाउन फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज से मिलकर बनी है, प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन और नाउन फ्रेज से बनती है, और नाउन फ्रेज हमें डिटर्मिनर और नाउन से मिलकर बनता हुआ नजर आता है। सो वर्ब फ्रेज की भी इसी तरह से अपनी यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और नाउन फ्रेज की यहाँ पर हमें फिर कुछ और यूनिट्स नजर आ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट के लेवल पर नाउन फ्रेज है उसमें हमें डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन जो है वो नजर आते हैं। सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं। Next, we move on to Mr. Chomsky. Noam Chomsky is a very renowned figure, is still alive in the field of linguistics. He revolutionized the linguistics with his theories, basically. अगर हम उनको देखें नॉम चॉम्स्की contribution, तो नॉम चॉम्स्की argued that description alone is not enough for the linguistics to set rule for a language, but more important than description is explanation. यानी अब इसने फिर ये कहा कि डिस्क्रिप्शन काफ़ी नहीं है, हमें एक्सप्लेनेशन भी देने की ज़रूरत है। जब हम एक लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ही हम उसके बारे में बहुत सारे क्लेम्स कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज ऐसे काम कर रही है या इस लैंग्वेज के बेसिक रूल्स क्या है। He published his book Syntactic Structure in 1957, and afterwards he constantly provided the linguistic studies with his theories and observation. He believed that it is not enough for a grammar to take account of existing sentence only, but it should account for sentences which have not yet been written or uttered. उसके ख्याल में ग्रामर जो है वो सिर्फ मौजूदा जो लैंग्वेज में यूज हो रहे होते हैं एलिमेंट्स उनको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रही होती है। ग्रामर का काम ये होना चाहिए कि वो हमें जो फ्यूचर सेंटेंसेस या राइटर्स या स्पीकर के जहन में जो मौजूद लैंग्वेज होती है वो उसको भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो होती है वो एग्जिस्ट ही हमारे माइंड में कर रही होती है। इसको चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस का नाम दिया कि कॉम्पिटेंस जो है बेसिकली किसी भी नेटिव स्पीकर का जो लैंग्वेज का नॉलेज होता है वो उसकी कॉम्पिटेंस है, और उसको वो जिस तरह से यूज करता है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। अब कॉम्पिटेंस कहने को हमें पूरी लैंग्वेज आती है, लेकिन जब हम कोई चीज लिखने के लिए बैठते हैं तो हम हर लैंग्वेज जो जो कुछ हमारे दिमाग में होता है वो सब कुछ हम नहीं लिख सकते। आप पेपर देने जाते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होते हैं, लेकिन आपके पास 1.5 घंटा है, उस 1.5 घंटे के अंदर आप जितना कुछ लिख सकेंगे वो आपकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन वो आपका कॉम्पिटेंस नहीं है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कुछ आता हो, लेकिन आप थकावट की वजह से या आप टाइम शॉर्ट होने की वजह से या किसी फॉरगेटफुलनेस की वजह से आपको कुछ चीज़ भूल गई, कोई मेमोरी की शॉर्ट कमिंग की वजह से आप सारा कुछ अपना कॉम्पिटेंस नहीं बता सके। सो दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट कि लैंग्वेज के अंदर कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस यानी द नॉलेज दैट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ अ नेटिव स्पीकर, और जो वो उसको जब उसको यूज करता है एक्चुअल यूजेज है तो वो उसको उसने परफॉर्मेंस का नाम लिया है। जब आप ग्रामर को देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो ग्रामर है वो ना सिर्फ परफॉर्मेंस यानी इंडिविजुअल यूजेज ऑफ लैंग्वेज को एक्सप्लेन करे, बल्कि जो हमारा कॉम्पिटेंस है यानी हमारी जहन में जो चीज़ें हम जनरेट कर सकते हैं लैंग्वेज के बारे में उसको भी एक्सप्लेन करने के काबिल उसको होना चाहिए। चॉम्स्की वाज इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज क्रिएटिविटी, जो और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट किस चीज में था कि लैंग्वेज में हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। इट्स कैपेसिटी टू जनरेट कंप्लीटली न्यू सेंटेंसेस एंडलेसली, दिस कैन बी obtained if speakers have an internalized set of rules or a grammar that can judge which sentences are acceptable and which are not। अब उसने कहा कि हम सबके जहनों में जब हम बच्चे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हम रूल्स को इंटरनलाइज कर रहे होते हैं। हम स्कूल जाके अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं सीखते, हम सुन के सीख रहे होते हैं। तो जब हम सुन रहे हैं तो वो हम इंटरनलाइज कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली उन सारे रूल्स को स्टोर कर रहा है, और वो रूल्स बाद में हमें ये जज करने में हेल्प करते हैं कि कौन से सेंटेंसेस किसी लैंग्वेज में ठीक है और कौन से लैंग्वेज ठीक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को उसने नाम दिया लैंग्वेज क्रिएटिविटी का, कि लैंग्वेज के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है एक नेटिव स्पीकर के ब्रेन के अंदर कि वो आपकी क्रिएटिविटी को भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। दिस इज द टाइटल ऑफ हिज बुक, जिसके अंदर उसने जो है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें उसने ये सारी अपनी थियरीज जो है वो रिप्रेजेंट की है।
चॉम्स्की का जो एक और कॉन्सेप्ट था कि चॉम्स्की बिलीव दैट द टास्क ऑफ लिंग्विस्ट इज टू अंडरस्टैंड द मेंटल ग्रामर। अभी मैंने आपको बताया कि जो जहन में हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ग्रामर को उसने भी एक्सप्लेन करना चाहिए। द वे दैट लेड चॉम्स्की टू प्रपोज टू लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर एंड ही रेफर टू इट एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। अब जब हम देखते हैं कि पिछली जो हमारी थ्योरी थी ब्लूमफील्ड की वो सिर्फ सरफेस लेवल के ऊपर लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन की बात कर रही थी, जबकि चॉम्स्की ने कहा कि एक सरफेस लेवल है यानी ऊपर जो हमें बज़ाहिर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और एक डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है। डीप स्ट्रक्चर मीनिंग के लिहाज से होता है। सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि जुमले दो होते हैं और लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता है, तो बज़ाहिर देखने में तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन चूंकि मीनिंग एक है तो उनका डीप स्ट्रक्चर सेम है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जुमला एक ही होता है लेकिन उसके दो या तीन मीनिंग निकल आते हैं, तो वहां पर फिर हम ये देखते हैं कि उनके डीप स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। और इस चीज को उसने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर से रेफर किया है। डीप और सरफेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू एम्बिगुअस सेंटेंसेस एज वेल एज द पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको बताती हूँ। In the late 20th century, the combined influence of Saussure and Chomsky increased the importance of the study of language by linguists and non-linguists. New disciplines as sociology, psychology, and literary criticism began to leave their own marks and contribution on linguistics. अब सोसियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी हमने देखा कि फर्डिनेंड डी सोसियो के बाद जो है वो ब्लूमफील्ड का हमें बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ चॉम्स्की का हुआ, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया। यहाँ से साइको लिंग्विस्टिक्स का एलिमेंट जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गया कि लैंग्वेज को हम दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ भी हमें इंटर रिलेशनशिप नजर आना शुरू हो गया। सोसाइटी और लैंग्वेज आपस में कैसे रिलेटेड है, साइकोलॉजी ऑफ अ स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड, और फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी उसके अंदर आ जाता है कि हम अदबी लिहाज से कैसे देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर वो चीज़ कैसे नजर आती है। ओके, तो जब हम चॉम्स्की की अप्रोच को देखते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि अब आप ये देखिए कि वो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करता है। अब आप ये देखें कि ये दो जुमले हैं, अली हिट्स द बॉल, इसी का जब हम ये एक्टिव वॉइस में है और जब हम इसी का पैसिव वॉइस देखते हैं द बॉल इज हिट बाय अली। अब बज़ाहिर देखने में ये दो मुख्तलिफ जुमले हैं, यानी दीज टू हैव टू डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स, एक एक्टिव स्ट्रक्चर में है और दूसरा पैसिव स्ट्रक्चर में है। लेकिन अगर आप इनका डीप स्ट्रक्चर देखें यानी इसका मीनिंग देखें तो दोनों में एक्शन एक ही हुआ है, दोनों में बात एक ही है, तो इनका डीप स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन इनका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर आप ये सेंटेंस देखें कि आई सॉ हिम नियर द बैंक, अब बैंक एक ऐसा वर्ड है जिसके दो पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, एक जो रिवर का बैंक होता है और एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप अपने पैसे जमा कराने जाते हैं। अब इस जुमले को अगर आप देखेंगे तो इसके दो पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। बज़ाहिर इसका सरफेस स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन इसके डीप स्ट्रक्चर दो पॉसिबल हो सकते हैं कि मैंने उसे कहाँ देखा, किसी दरिया के किनारे पर देखा या मैंने उसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नजदीक देखा। अब अगर आप इस साथ कुछ वर्ड्स ऐड कर दें, आई सॉ हिम नियर द बैंक वेयर आई हैड गॉन टू विड्रॉ द मनी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बैंक कौन सा वाला है। लेकिन अब जब तक आप वो डिस्क्रिप्शन नहीं देते तो ये जो बैंक है ये एक एम्बिगुअस मीनिंग जनरेट कर रहा है, कौन सा बैंक है यहाँ पर कोई क्लूज का एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज हाउ चॉम्स्की ने कहा कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर एम्बिगुअस सेंटेंसेस हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म के परस्पेक्टिव से लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं करना बल्कि हमें उसे एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे वो एम्बिगुइटी क्रिएट होती है या कैसे वो एम्बिगुइटी रिजॉल्व की जा सकती है। Okay, this is Michael Halliday, and he's the very important linguist in 20th century. His name is Michael Halliday, and he started this functional school of thought in linguistics. He was influenced by Saussure more than Chomsky. He proposed the idea of systemic grammar or the functional grammar. यहाँ से एक functional linguistics की approach हमारे सामने आती है. His approach is more functional than Chomsky's. He considers language as exists as an
as existing entity to fulfill certain human needs such as our needs to make sense of the world and to relate to others। उसने ये कहा कि लैंग्वेज जो है सिर्फ ग्रामर का नाम नहीं है। लैंग्वेज बेसिकली वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। लैंग्वेज हमारे लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है और उन्हीं फंक्शंस को जब हम जहन में रखते हैं तो फिर हमारे सामने लैंग्वेज का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आता है कि हमारे सामने एक वर्ल्ड व्यू ही दुनिया का चेंज हो जाता है। यानी लैंग्वेज सिर्फ एक टूल नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर या रूल्स का नाम नहीं है, बल्कि लैंग्वेज एक वो एलिमेंट है सोसाइटी का जिसके ज़रिए से हम दुनिया के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हैं और हम दुनिया में मौजूद दूसरे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तो उसने पूरा एक ग्रामर इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है। Halliday uses language as a cultural and social phenomenon as socio and not a biological phenomenon as Chomsky। क्योंकि चॉम्स्की ये देख रहा है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो लैंग्वेज के रूल्स को इंटरनलाइज कर रहा है, तो वहाँ पर उसका एक बायोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जबकि हेलिडे बायोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो ये कहता है कि लैंग्वेज एक कल्चर का हिस्सा होती है, एक सोशल फिनोमिनन है। तो यहाँ पर हमें सोसाइटी का इन्फ्लुएंस और कल्चर का इन्फ्लुएंस जो है वो लैंग्वेज की तरफ ज्यादा नजर आता है हेलिडे के अप्रोच के पर्सपेक्टिव से। हेलिडे draws our attention to the importance of the world and our relationship to it in the formation of the linguistic systems कि दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक कितना जरूरी है। He identified three principal functions of grammar। उसने कहा कोई भी ग्रामर जो कि आपके लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द आइडिएशनल वन। आइडिएशनल क्या है कि हम ग्रामर को क्यों यूज करते हैं, टू कंसेप्चुअलाइज द वर्ल्ड, ताकि हम दुनिया को कंसेप्चुअलाइज कर सकें, दुनिया को समझ सकें। सेकेंड थिंग इज इंटरपर्सनल, द यूज ऑफ लैंग्वेज एज अ पर्सनल मीडियम। हम लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। पावर रिलेशंस होते हैं, अगर आप किसी पावरफुल बंदे से बात कर रहे हैं तो आपका लैंग्वेज या आपकी ग्रामर डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो स्टेटस में आपसे लो है, तो वहां पर आपकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होना शुरू हो जाएगी, वहां पे आपकी ग्रामर भी चेंज हो जाएगी, वहां आपके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज द टेक्सचुअल फंक्शन, दैट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू फॉर्म टेक्स्ट। अब यहाँ पर उसने यही बात की कि लैंग्वेज के जरिए से हम टेक्स्ट को फॉर्म करते हैं। उन लैंग्वेज, अब आप एक मजमून लिख रहे हैं, आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप एक डिबेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप बेसिकली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है। इस सारे में अगर आप ये देखिए तो अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं, कोई टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, तो मेन पॉइंट क्या है कि आपने देखना है कि वो लैंग्वेज जो भी ऐसे है वो सारा आपका, अगर पोल्यूशन आपका टॉपिक है तो वो पूरा टॉपिक आपका पोल्यूशन से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। आप पहले पैराग्राफ में पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसकी कॉजेज बताते हैं, फिर उसके इफेक्ट्स बताते हैं, फिर उसकी रेमेडीज बताते हैं। तो इस तरह आपका, अगर आप पूरा ऐसे इसी तरह से रिलेट करेंगे तो इट मीन्स कि उसके अंदर, उस पूरे ऐसे के अंदर एक कोहेरेंस है, एक रब्त है, एक ताल्लुक है। यानी आप पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हर बात कर रहे हैं। अगर आप पहला पैराग्राफ पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, दूसरा जो है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखेंगे, तीसरा जो है वो आप इनजस्टिस इन पाकिस्तान के बारे में लिख देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो लैंग्वेज तो आप यूज कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई चूंकि रब्त और ताल्लुक नहीं है, तो उसका कोई टेक्सचुअल फंक्शन आपको फील नहीं होगा। तो अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो लिंग्विस्टिक्स के 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे सामने डेवलप होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, जो गो के जो 19th सेंचुरी से डेवलप हुआ, लेकिन 100 ईयर्स तक यही अप्रोच चलती रही। सेकेंड थिंग वाज जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि फर्डिनेंड डिसोसियो ने किया, और फर्डिनेंड डिसोसियो की अप्रोच स्ट्रक्चरलिस्ट थी। ब्लूमफील्ड ने भी इसी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को फॉलो किया, और बाद में जब हमारे सामने चॉम्स्की का एलिमेंट आता है तो वहां पे भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस रहा है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिविज्म, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, यानी लैंग्वेज को हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत है, ये अप्रोच इसी स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के तहत ही आती है। साइको लिंग्विस्टिक्स, जब चॉम्स्की
आता है तो चॉम्स्की टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद द लैंग्वेज, और एक बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा है तो वो किस तरह से अपनी एक कॉम्पिटेंस डेवलप कर रहा है, तो उसमें साइकोलॉजी और लैंग्वेज के इंटर रिलेशनशिप आ गया। और लास्टली माइकल हेलीडे टॉक्स अबाउट द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, या एक सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, और व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि हम दुनिया के हवाले से या लोगों के हवाले से लैंग्वेज के ज़रिए से पूरे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching this video. That's all for the history of language studies and different schools of thought. Please share this video, hit the subscribe button and bell notification icon so that you get every upcoming video. Dr. Sadia Malik signing off.